हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आगे हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। टॉपिक्स की बात करें तो हम लोग इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्लोरा एंड फना इन इंडिया। फ्लोरा और फना इंडिया में कैसे रहते हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे उनका, कॉजेज़ ऑफ डिप्लीशन, किस वजह से वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन घट रही है, उसके कॉजेज़ देखेंगे, कंजर्वेशन क्या करे जा रहे हैं इंडिया में, और टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को किस तरह से बांटा गया है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को देखेंगे, और कम्युनिटी लेवल पे क्या काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन को देखें तो जो हमारी अर्थ है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी घर है। हमारे साथ साथ कई सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गया या बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म वेल हो गया। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में रहते हैं, इसी को हम लोग फ्लोरा और फना कहते हैं। अवर अर्थ इज होम ऑफ मिलियंस ऑफ लिविंग बींग स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, लिंचेस टू बनियान ट्रीज, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स। जो हमारी अर्थ है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का होम है, चाहे वो वेल हो गई, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ट्रीज हो गए, मिलियंस ऑफ जो स्पीसीज़ हैं वो हमारे अर्थ में रहते हैं। फ्लोरा और फना इन इंडिया। फ्लोरा और फना की कंडीशन क्या है इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो इंडिया है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को होल्ड करने वाली, ठीक है। इसमें 8%, नियरली 8% टोटल स्पीसीज़ का होल्ड कर रखा है। मतलब जो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 8% हिस्सा इंडिया में है, ठीक है, जो कि 1.6 मिलियन है। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज़ रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, ठीक है। जो वाइल्ड फ्लोरा है वो इंडिया में 10% है नियरली, और 20% मैमल्स हैं, ठीक है। दुनिया के 20% मैमल्स इंडिया में पाए जाते हैं। अब इनमें से कई सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्रिटिकल कैटेगरीज में हैं, जैसे कि चीताज हो गए और पिंक हेडेड डक्स हो गए। अब क्लासिफिकेशन देखें तो स्पीसीज़ को कौन डिवाइड करता है या स्पीसीज़ को क्लासीफाई कौन करता है, तो इसके लिए एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसका नाम है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। IUCN हैज़ क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो IUCN है वो एग्जिस्टेंस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है। जैसे कि नॉर्मल स्पीसीज जो हमारी कैटल्स हो गई, काऊ, बफेलो, ये सारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन में पाई जाती हैं, इनको नॉर्मल स्पीसीज़ का क्राइटेरिया में रखा गया है। स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी होती, दीज आर स्पीसीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। ये एक ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो ख़त्म होने की कगार में है या इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, ब्लैक बग हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। वाउंडरेबल स्पीसीज़ कौन सी होती है, दीज आर स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन एंड डिक्लाइन इन लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा घट रही है, जो पहले थी उससे काफ़ी ज़्यादा घट गई है। क्यों घट गई, क्योंकि हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नेचर के प्रति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, जो इन ऑर्गेनिज्म है, जो ये ऑर्गेनिज्म है, इनकी पॉपुलेशन पे पड़ रहा है। जैसे कि अब इसके एग्जांपल देख लें तो ब्लू सीप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया। जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन थी उसको हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। इसकी भी पॉपुलेशन तेज़ी से घट रही। क्यों घट रही, क्योंकि हम लोग गंगा को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैंगेटिक डॉल्फिन की पॉपुलेशन तेज़ी से घट रही है। रेयर स्पीसीज़ की बात करें तो स्पीसीज़ with small population may move into the endangered or vulnerable categories if the negative factor affecting them continue to operate. For example, Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill, etc. रेयर स्पीसीज़ कौन सी स्पीसीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन पहले से भी कम थी, और वो जो पॉपुलेशन थी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती थी, पर अब उनकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा घट रही है, और ऐसे ही कंटिन्यू रहा। अगर हम ऐसे ही नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें ये स्पीसीज़ देखने को नहीं मिलेंगे। एंडेमिक स्पीसीज़ कौन सी होती है, एंडेमिक स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती है, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज़ कौन सी होती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसको हम लोग एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, जो कि हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो चुकी हैं। दीज आर स्पीसीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे अकर।
कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से घट रही। ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू अ रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली and indirectly from a forest and wildlife such as wood, bark, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. अब जो एनिमल्स हैं उनकी नीड बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो नेचर को बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, द वेरियस फैक्टर दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना आर, और कई सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हम लोग डैम्स बना रहे हैं और जो रेलवे ट्रैक्स हम लोग फॉरेस्ट एरियाज से लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ को डिप्लीट कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से घट रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो अभी भी जंगलों में रहती हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करती है। माइनिंग हम लोग जो करते हैं इसकी वजह से, ग्रेजिंग जो हम लोग जानवरों को जंगलों में चरवाने के लिए ले जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन घट रही है। ओवर पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जंगलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जगह तो बची नहीं शहरों में रहने की, तो अब धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो जंगलों में लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जंगलों की जो वाइल्ड लाइफ है उसको इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स इंडिया में रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, पॉइजनिंग हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया। ये सारे फैक्टर इंडिया में भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोरा और फना है इनकी जो पॉपुलेशन है वो घट रही है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ एंड सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि हम लोग अब वाटर, एयर और सॉइल को बचाने के प्रोग्राम्स चला रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू कंजर्वेशनलिस्ट डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। जो नेचर को बचाने वाले लोग थे उनकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, उनके दबाव की वजह से गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हंटिंग थी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है, जो स्पीसीज़ रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन के लीगल राइट्स दिए गए। रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो उनका ट्रेड किया जाता था जंगलों से, उनको पकड़ के उनका जो ट्रेड किया जाता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया इस एक्ट ने। द सेंट्रल एंड मैनी अदर स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आज के समय में कई सारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को खोलने का काम करती है, नेशनल पार्क को खोलने का काम करती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे देश में कितने नेशनल पार्क हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न्ड राइनोसोर एंड अदर्स। अब गवर्नमेंट कई सारे जो प्रोजेक्ट है उसको भी अनाउंस किया, जैसे कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1973 में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हम लोग को टाइगर की पॉपुलेशन थी उसको मेंटेन कर पाए आज के समय में। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980s एंड 1986 several hundred of butterflies, moths, bees and dragonflies have been added to the list of protected species। अब 1980s और 1986 में several types की बटरफ्लाइज को और ड्रैगन फ्लाइज को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया। अब 1991 में क्या होता है, पहली बार प्लांट्स स्पीसीज को भी इस लिस्ट में ऐड किया जाने लगा। ठीक है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब जो फॉरेस्ट है वो कितने टाइप का होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन इंडिया much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by government। जो इंडिया है उसमें ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसको गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसकी मदद से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट की मदद से आज हम इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ। द फॉरेस्ट आर क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। अब फॉरेस्ट को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड as the most vulnerable as far as conservation of forest and wildlife resources are concerned। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, इनमें मोस्ट वाउंडरेबल फॉरेस्ट हैं और जो टोटल फॉरेस्ट लैंड होती है उसका हाफ एरिया इनको क्राइटेरिया में रखा जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। ये जो लैंड होती है
ये किसी जैसे कि अब हम लोगों ने एक जगह का एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, एक फॉरेस्ट का एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, पर अब उस सरकार ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब हम इस फॉरेस्ट को और ज़्यादा डिप्लीट नहीं होने देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरियाज इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब टोटल फॉरेस्ट एरियाज का 1/3 पार्ट प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर में आता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, फ्यूचर में कभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना है तो यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ओन करती है या फिर कुछ प्राइवेट इंटाइटीज़ को दिया जाता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, अब कम्युनिटी लेवल पे इस पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, कम्युनिटी कैसे हेल्प करती है कंजर्वेशन के लिए। दीज द फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। अब जो फॉरेस्ट है कई सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का भी घर है, जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेड अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल। कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जो आज हमें छत्तीसगढ़, बिहार जैसे एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो गवर्नमेंट की मदद से और ख़ुद भी लोकल लेवल पे फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम कर रहा है। इसी का एग्जांपल देख लें तो राजस्थान में सिकारा टाइगर रिजर्व का, जहाँ पे लोगों ने माइनिंग के खिलाफ कंप्लेन करी और उसको रुकवाया। द फेमस चिपको मूवमेंट, इसको तो हम सभी लोग जानते हैं, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हिमालयज़ में होने से बच गया। और यहाँ पे इतना ही नहीं, एफॉरेस्टेशन भी किया गया लोकल लोगों की मदद से। कई सारे आंदोलन हमारे फार्मर्स चलाते हैं, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन। इससे क्या होता है, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डिप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये सारे आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कई सारे स्टेट हैं जो जॉइंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे कि पहला स्टेट उड़ीसा बन के आया जिसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया 1988 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोकल बॉडीज़ की मदद से, ठीक है, लोकल लेवल पे लोगों की मदद से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।